5वीं शताब्दी, भारत, बिहार। यहाँ बनी दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा। 10,000 स्टूडेंट्स, 2,000 टीचर्स, 90 लाख किताबें। चाइना से, कोरिया से, जापान से, इंडोनेशिया से पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन, तर्कशास्त्र, हर विषय पढ़ाया जाता था। 800 साल तक यह दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। फिर इतिहास ने करवट ली, युद्ध हुए, समय बदला और नालंदा खो गया। लेकिन आज 2026 में नालंदा फिर से जिंदा हो गया है। यह है नालंदा की कहानी, भारत के सबसे गौरवशाली शैक्षणिक अध्याय की कहानी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी पल्स बाय एसएम पर। यह वो जगह है जहां हम इतिहास के पन्नों में छिपे रहस्य और दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग स्टोरीज को सामने लाते हैं। मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आज मैं आपको ले जा रहा हूं भारत के बिहार में 1500 साल पीछे, उस समय जब नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर में शिक्षा का प्रतीक था। आज की कहानी है उस महान संस्थान की जो सेंचुरीज तक चमका, जिसने पूरे एशिया में ज्ञान की रोशनी फैलाई, जो इतिहास में खो गया और अब फिर से जी उठा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें ऐसे अमेजिंग फैक्ट हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे। 5वीं शताब्दी, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग। भारत दुनिया भर में अपनी समृद्ध कला और विज्ञान के लिए फेमस था। 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने एक इनोवेटिव आइडिया के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। लोकेशन बिहार के राजगीर के पास चुनी गई, जो मगध साम्राज्य का हिस्सा था। यह एरिया पहले से ही एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता था। नालंदा का मतलब ही है ज्ञान देने वाला, नेवर स्टॉपिंग इन गिविंग नॉलेज। और यह सिर्फ नाम नहीं था, यह उनके काम करने का मुख्य मकसद था। अब जरा अंदाजा लगाइए कि इस यूनिवर्सिटी का स्केल क्या रहा होगा। इसका कैंपस 14 हेक्टेयर से भी ज्यादा में फैला हुआ था। आप मानकर चलिए कि करीब 20 फुटबॉल फील्ड्स जितनी बड़ी जगह। यह दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जहां स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई करने ही नहीं आते थे, बल्कि रहते थे, खाते थे और पूरी तरह एजुकेशन में डूब जाते थे। अगर कैपेसिटी देखें तो चाइनीज स्कॉलर हुएनसांग के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यहाँ एक साथ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स रहते थे। फैकल्टी की बात करें तो यहाँ 2,000 से भी ज्यादा हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स थे। और याद रहे, ये कोई साधारण टीचर्स नहीं थे, हर कोई अपने आप में एक लेजेंड था। अब आती है सबसे दिलचस्प बात, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस। नालंदा में एडमिशन पाना वाकई बहुत मुश्किल काम था। इसके मेन गेट पर एक द्वारपाल बैठता था, जो एक तरह का स्कॉलर होता था। वो द्वारपाल एक ऐसा स्कॉलर होता था जो खुद एंट्रेंस एग्जाम लेता था। हुएनसांग के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 10 में से सिर्फ 2 से 3 कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट हो पाते थे। यह था मेरिट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। 1500 साल पहले कोई भी आ सकता था, अमीर हो, गरीब हो या दुनिया के किसी भी कोने से आया हो। यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले थे, लेकिन क्वालिफाई करना पड़ता था। सब्जेक्ट्स क्या पढ़ाए जाते थे? लोग सोचते हैं कि नालंदा सिर्फ बौद्ध अध्ययन के लिए थी, लेकिन यह गलत है। नालंदा एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी थी। बुद्धिज्म और फिलॉसफी, हाँ, इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता था, यानी यह यहाँ का प्राइमरी फोकस था। बात करें मैथमेटिक्स की, तो यहाँ दुनिया के महान और लेजेंडरी मैथमेटिशियंस ने अपनी रिसर्च की थी। एस्ट्रोनॉमी यानी तारों और ग्रहों की बेहद एडवांस स्टडी। मेडिसिन और आयुर्वेद, जहाँ सर्जरी और इलाज की एडवांस टेक्निक्स सिखाई जाती थी। लॉजिक और न्याय, जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग और डिबेट करने की कला सिखाई जाती। ग्रामर और व्याकरण, जहाँ संस्कृत और पाली जैसी भाषाओं की गहरी समझ दी जाती। आर्ट्स और क्राफ्ट्स, जिसमें पेंटिंग से लेकर स्कल्पटिंग यानी मूर्ति कला की बारीकियां सिखाई जाती थीं। वेद और हिंदू फिलॉसफी, जी हाँ, एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद यहाँ हिंदू ग्रंथों की भी उतनी ही शिक्षा दी जाती। यह था ट्रू सेक्युलर एजुकेशन। यहाँ हर तरह की फिलॉसफीज की स्टडी की जाती और उनके बीच एक रिस्पेक्टफुल डिबेट का कल्चर था। अब सवाल आता है कि यहाँ की डेली रूटीन कैसी थी। आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स का पूरा दिन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता था। दिन की शुरुआत होती थी सुबह जल्दी उठने से, जिसके बाद मेडिटेशन और फिर क्लासेस का सिलसिला शुरू होता। दोपहर के वक्त और भी ज्यादा लेक्चर्स होते थे और फिर शाम का वक्त होता था डिस्कशंस और डिबेट्स के लिए। यहाँ डिबेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था।
स्टूडेंट्स को न सिर्फ अपनी बात रखनी होती थी, बल्कि अपने आर्ग्यूमेंट्स को डिफेंड भी करने पड़ते थे। इसी प्रोसेस से उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती थी। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल फ्री था। हाँ, स्टूडेंट्स को यहाँ पढ़ाई के लिए कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती। राजा लोग फंडिंग करते थे। इस यूनिवर्सिटी का खर्चा उठाने के लिए 200 गांवों की पूरी कमाई यानी इनकम नालंदा को समर्पित की गई थी। स्टूडेंट्स को फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, फ्री बुक्स, फ्री एजुकेशन मिलता था। सोचिए, 1500 साल पहले फुली फंडेड यूनिवर्सिटी। लेकिन अब चलिए मैं आपको रूबरू करवाता हूँ नालंदा की सबसे अनमोल धरोहर यानी इसके क्राउन ज्वेल से। इसे कहा जाता था धर्मगंज, जिसका शाब्दिक अर्थ था ज्ञान का बाजार। ये था नालंदा का पुस्तकालय। लेकिन ये कोई साधारण लाइब्रेरी नहीं, एक आर्किटेक्चरल मार्वल। 3 मैसिव बिल्डिंग्स, 3 विशाल टावर्स। पहली बिल्डिंग रत्न सागर, रत्नों का सागर। दूसरी रत्नोदधि, रत्नों का महासागर। तीसरी रत्न रंजक, रत्नों से सजा हुआ हर टावर 9 मंजिल ऊंचा। ये पूरी संरचना पत्थर और ईंटों से बनी थी, जो वक्त की मार झेलने के लिए तैयार थी और इन तीनों टावर्स में सुरक्षित रखी थी 90 लाख से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स और किताबें। अब समझिए ये कितना इनक्रेडिबल है। 5वीं से 12वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। हर किताब हैंड रिटेन होती थी। एक एक मैन्युस्क्रिप्ट को पूरा करने में महीनों और कभी कभी तो सालों की कड़ी मेहनत लगती। और नालंदा में 90 लाख ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट थीं। अब सवाल उठता है कि इनका कंटेंट क्या था। बेशक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स तो वहां थे ही, लेकिन साथ ही वहां मौजूद थीं हिंदू वेदों की दुर्लभ कॉपियां, मेडिकल टेक्स्ट्स जिसमें आयुर्वेद के गहरे ज्ञान से लेकर सर्जरी करने के जटिल प्रोसीजर्स तक सब कुछ विस्तार से लिखा था। मैथमेटिक्स की वो किताबें जिनमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री के गहरे सूत्र थे। एस्ट्रोनॉमी के चार्ट्स और वो जटिल कैलकुलेशंस जो ग्रहों की चाल बताते थे। फिलॉसफी के टेक्स्ट्स जहां दुनिया भर की अलग अलग सोच और विचारधाराएं मिलती। और साथ ही ग्रामर की बारीकियां, कालजयी कविताएं और साहित्य का एक अद्भुत संसार। यही नहीं, वहां विदेशी भाषाओं की किताबें भी थीं और उनमें से कई तो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी असली हस्तलिपियां थे, सदियों पुरानी, अनमोल। अब सवाल यह है कि उस दौर में बिना किसी कंप्यूटर या इंडेक्स के इस विशाल लाइब्रेरी का मैनेजमेंट कैसे होता था। स्पेशल ट्रेंड लाइब्रेरियंस होते थे, कैटलॉगिंग सिस्टम था, स्टूडेंट्स को किताबें इश्यू होती थीं। यानी आज से सैकड़ों साल पहले ही नालंदा के पास एक प्रॉपर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद था। और सबसे इंटरेस्टिंग, कॉपीइंग सेंटर था। स्टूडेंट्स और स्क्राइब्स प्रोफेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी करते थे। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि ज्ञान का एक डिस्ट्रीब्यूशन हब था। यहीं से तैयार हुई कॉपियां तिब्बत, चीन, कोरिया और मध्य एशिया के देशों में पहुंचाई जाती। चीन से आए महान स्कॉलर ह्वेनसांग ने यहाँ 10 साल बिताए। उसने 657 संस्कृत ग्रंथों की कॉपियां बनाई और चीन ले गया। यही वो टेक्स्ट थे जिन्होंने पूरे ईस्ट एशिया में बौद्ध धर्म और भारतीय दर्शन की ज्योत जलाई। कोरियाई भिक्षु हेचो भी यहाँ आए और उन्होंने इन ग्रंथों का कोरियाई भाषा में अनुवाद किया। जापानी स्कॉलर्स भी यहाँ खींचे चले आए और यहीं से मिले ज्ञान ने जापानीज बुद्धिज्म की मजबूत नींव रखी। नालंदा सिर्फ एक संस्थान नहीं था, वो एक ब्लूप्रिंट बन चुका था। इंडोनेशिया और थाईलैंड के विद्वानों ने इसी मॉडल को अपनाकर अपने यहाँ शिक्षा के बड़े केंद्र स्थापित किए। नालंदा था ट्रूली इंटरनेशनल। स्टूडेंट्स 15 से 20 देशों से आते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग कल्चर से थे, लेकिन यहाँ सब एक समान थे, सब लर्नर्स थे। एंशिएंट ग्लोबलाइजेशन, जहाँ एजुकेशन के जरिए दुनिया को एक सूत्र में पिरोया गया था। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच नालंदा अपने पीक पर था। पाला राजवंश के राजाओं ने नालंदा को पूरा सपोर्ट दिया, बल्कि खुद बहुत विशाल ज्ञान के मालिक थे जो शिक्षा की अहमियत को बखूबी समझते थे। इस समय नालंदा में कुछ लीजेंडरी स्कॉलर्स थे। शांत रक्षित, जो बाद में तिब्बत गए और वहां बौद्ध धर्म की मजबूत नींव रखी। पद्म संभव, वो महान तांत्रिक और विद्वान जिन्हें तिब्बत में आज भी गुरु रिनपोछे का दर्जा प्राप्त है। सोचिए, तिब्बत के पूरे आध्यात्मिक इतिहास की जड़ें नालंदा के इन्हीं गलियारों से जुड़ी थीं। इसके बाद आते हैं अतीश दीपांकर, एक ऐसे महान यात्री और विद्वान
जिन्होंने पूरे एशिया का भ्रमण किया और मानवता को शांति और ज्ञान की शिक्षा दी। वहां धर्म कीर्ति जैसे विद्वान थे, जिन्हें लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी का मास्टर माना जाता था, यानी तर्कशास्त्र के बेताज बादशाह। और कुछ ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार वहां नागार्जुन जैसे महान दार्शनिक भी रहे, जिन्होंने माध्यमिक दर्शन की नींव रखी। इतिहास के पन्नों में ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ज्ञान के वो चमकते सितारे हैं, जिनकी रोशनी आज भी पूरी दुनिया में कहीं न कहीं जिंदा है। नालंदा ने मिट्टी से ऐसे लेजेंड्स तराशे थे। यही वो लोग थे जिन्होंने न केवल भारतीय दर्शन को एक नया आकार दिया, बल्कि उसे पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना दिया। यही नालंदा की सबसे खास खूबसूरती थी। वहां असहमति का सम्मान था। अलग अलग विचारधाराओं के स्कॉलर्स एक दूसरे से बहस करते थे, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, बल्कि सच तक पहुंचने के लिए। कल्पना कीजिए उस नज़ारे की, जहां बौद्ध भिक्षु, हिंदू ब्राह्मण और जैन विद्वान सब एक ही आंगन में साथ बैठकर दर्शन पर चर्चा करते थे। यह था इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, आज के मॉडर्न यूनिवर्सिटीज जैसा। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, नालंदा का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग का करिश्मा था। नालंदा कभी रुकता नहीं था। वहां लगातार नई बिल्डिंग्स बनती रहती थी और कैंपस एक्सपैंड होता रहता। भव्य मंदिर, ऊंचे स्तूप, शांत मेडिटेशन हॉल्स और मॉडर्न लेक्चर थिएटर्स, वहां की हर एक इमारत आर्किटेक्चरली स्टनिंग थी। ये सब बातें महज कल्पना नहीं है। उस दौर के चीनी और तिब्बती यात्रियों ने अपनी किताबों में इन इमारतों की खूबसूरती का इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखा है कि देखकर आंखें फटी रह जाएं। नालंदा के विद्यार्थी जब अपने देशों में वापस जाते थे, तो वे सिर्फ छात्र नहीं, बल्कि महान लीडर्स बनते थे। कोई भिक्षु बना, कोई शिक्षक, तो कोई राजाओं का खास सलाहकार। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और श्रीलंका, एशिया के हर कोने में नालंदा के पूर्व छात्र मौजूद थे। सच तो यह है कि नालंदा सिर्फ भारत की धरोहर नहीं थी, वह पूरे एशिया की बौद्धिक राजधानी थी, नालंदा की आत्मा। लेकिन नालंदा की असली महानता उसकी इमारतों में नहीं, उसकी आत्मा में बसी थी। वो आत्मा थी ज्ञान की निरंतर तलाश और सत्य की खोज। वहां अलग अलग विचारों के लिए सम्मान था और खुली चर्चा का माहौल था। वहां गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत पावन माना जाता था। वही महान गुरु शिष्य परंपरा। वहां शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि इंसान का कायाकल्प करना था। छात्रों को एक बेहतर इंसान बनाना ही नालंदा का असली खजाना था। लेकिन दोस्तों, सब कुछ हमेशा नहीं रहता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। 11वीं शताब्दी आते आते चीजें धीरे धीरे बदलने लगीं। पाल वंश कमजोर होने लगा, आंतरिक संघर्ष बढ़े, राजाओं का ध्यान शिक्षा से हटकर दूसरी चीजों पर गया। नई विश्वविद्यालय बनी, विक्रमशिला, ओदनपुरी, आर्थिक सहायता बढ़ने लगी। नालंदा अभी भी महत्वपूर्ण था, लेकिन वो एकमात्र केंद्र नहीं रही। आर्थिक कारण, जब शाही संरक्षण कम हुआ तो रख रखाव में समस्याएं आने लगीं। वो 200 गांव जिनकी आय समर्पित थी, उनसे राजस्व ठीक से नहीं आ रहा था। इमारतों की मरम्मत नहीं हो पा रही थी, नई किताबें नहीं खरीदी जा रही थी। बौद्ध धर्म खुद विकसित हो रहा था। बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय विकसित हो रहे थे। कुछ विद्वान तिब्बत चले गए, जहां तिब्बती बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। कुछ दक्षिण पूर्व एशिया चले गए। प्रतिभा पलायन होने लगा। उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। विभिन्न राज्यों के बीच युद्ध हो रहे थे। व्यापार मार्ग बाधित हो रहे थे। अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों का आना मुश्किल हो रहा था। सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ रही थीं। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा अभी भी मौजूद थी। भिक्षु अभी भी वहां थे। शिक्षण अभी भी हो रहा था। लेकिन वो गौरवशाली दिन बीत चुके थे। विद्यार्थियों की संख्या घट गई थी। आर्थिक समस्याएं थीं। कुछ इमारतें परित्यक्त हो चुकी थीं। और फिर आया अंतिम प्रहार। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर भारत में बड़े सैन्य संघर्ष हुए। कई आक्रमण हुए। युद्ध का दौर था। इन अशांत समय में नालंदा को भी नुकसान पहुंचा। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि विश्वविद्यालय को सैन्य हमलों में क्षति पहुंची। इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। पुस्तकालय को आग से नुकसान हुआ। तिब्बती विद्वान धर्मस्वामी ने 1235 में नालंदा का दौरा किया। उसने लिखा कि कुछ भिक्षु अभी भी वहां थे, लेकिन विश्वविद्यालय अधिकतर परित्यक्त था। धीरे धीरे पूरी तरह से उजड़ गया। विद्यार्थी चले गए, भिक्षु स्थानांतरित हो गए। किताबें जो बचीं वो तिब्बत और नेपाल ले जाई गईं। सदियां गुजरी।
जंगल ने सब कुछ ढक लिया, इमारतें खंडहर बन गईं। स्थानीय लोग उसे द हिल ऑफ ब्रिक्स कहने लगे। किसी को याद नहीं रहा कि यह कभी दुनिया की सबसे महान विश्वविद्यालय थी। सदियों तक नालंदा की कहानी खोई रही, एक कहानी बनकर रह गई। लेकिन 19वीं शताब्दी में कुछ दिलचस्प हुआ। 1812 में ब्रिटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन बिहार में सर्वे कर रहे थे। उन्हें ईंटों के विशाल अवशेष मिले। स्थानीय लोग बोले यह बड़ी पहाड़ी है, लेकिन बुकानन को शक हुआ, यह कोई प्राकृतिक पहाड़ी नहीं लग रही थी। 1847 में मशहूर पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस जगह की ठीक से जांच की। उन्होंने हुएनसांग के यात्रा वृत्तांत पढ़े थे। चीनी किताबों में नालंदा का पूरा वर्णन था। कनिंघम ने यह नतीजा निकाला, यह है नालंदा। 1915 से व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सही ढंग से खुदाई शुरू की और जो मिला वो हैरान कर देने वाला था। विशाल मठ, 8 अलग अलग परिसर, मंदिर, स्तूप, हजारों मूर्तियां, पत्थरों पर लिखे लेख, मोहरें जिन पर नालंदा महाविहार लिखा था। यह सब सदियों तक जमीन के नीचे दबा था। कलाकृतियां मिली, बुद्ध की कांस्य मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी की पट्टिकाएं, अलग अलग दौर के सिक्के, मिट्टी के बर्तन, औजार और कुछ पांडुलिपियों के टुकड़े भी मिले। हालांकि वे बहुत खराब हालत में थे। 1960 से 2000 तक खुदाई होती रही। आज तक पूरी जगह की खुदाई नहीं हुई है। अभी भी बहुत कुछ जमीन के नीचे दबा है। 2016 में यूनेस्को ने नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। यह आधिकारिक पहचान थी कि नालंदा पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यटन बढ़ा, दुनिया भर से लोग अवशेष देखने आने लगे। लेकिन सबसे रोमांचक बदलाव अभी बाकी था। 2006 में एक क्रांतिकारी विचार आया, क्यों न नालंदा को फिर से बनाया जाए एक आधुनिक विश्वविद्यालय के रूप में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस विचार को अपना पूरा समर्थन दिया। 2007 में ईस्ट एशिया समिट में औपचारिक रूप से यह प्रस्ताव रखा गया। विचार था एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाना, जैसे प्राचीन नालंदा थी। 16 देशों ने इसका समर्थन किया। चीन, सिंगापुर, जापान, कोरिया, थाईलैंड सब उत्साहित थे। 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट भारतीय संसद में पास हुआ। 2014 में आधिकारिक तौर पर नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से शुरू हुई। इसकी बनावट को आधुनिक तकनीकों से बनाया गया, लेकिन प्राचीन नालंदा की आत्मा को ध्यान में रखते हुए। यह एक पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन है। सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन कैंपस। 2020 में कैंपस का निर्माण पूरा हुआ। खूबसूरत इमारतें, अत्याधुनिक कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी और रिसर्च की सुविधाएं। 19 जून 2024 यह एक ऐतिहासिक दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नए कैंपस का उद्घाटन किया। आज की नालंदा यूनिवर्सिटी स्कूल्स ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, फिलॉसफी, हिस्टोरिकल स्टडीज, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट स्टडीज और बहुत कुछ। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फिर से आ रहे हैं। फैकल्टी डिफरेंट कंट्रीज से हैं। रिसर्च हो रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं। वही स्पिरिट फिर से जिंदा हो गई है। नया नालंदा धीरे धीरे विस्तार कर रहा है। लक्ष्य है कि अगले 10 से 15 सालों में यह फिर से एशिया का प्रमुख शिक्षा केंद्र बने। प्राचीन नालंदा में 10,000 छात्र थे, आज कुछ 100 हैं। लेकिन संख्या मायने नहीं रखती, गुणवत्ता मायने रखती है, भावना मायने रखती है। और वह भावना वापस आ गई है। यह सिर्फ ईंटों और इमारतों की बात नहीं है, यह एक विचार के फिर से जीवित होने की बात है। शिक्षा की शक्ति का उत्सव है। नालंदा साबित करता है ज्ञान कभी मरता नहीं, वह बस सो जाता है और फिर जाग उठता है। तो दोस्तों, यह थी नालंदा विश्वविद्यालय की इंस्पायरिंग जर्नी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो 1500 साल पहले बनी और जो आज फिर से जी उठी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत हमेशा से नॉलेज और एजुकेशन का सेंटर रहा है और आज भी हम वो लेगेसी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप नालंदा यूनिवर्सिटी विजिट करना चाहेंगे? एंशिएंट रूइंस देखना चाहेंगे? नए कैंपस देखना चाहेंगे? अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या नालंदा में पढ़ना चाहेंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इंडिया फिर से वर्ल्ड एजुकेशन कैपिटल बन सकता है? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। अगर आपको यह एजुकेशनल और इंस्पिरेशनल जर्नी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ। और ऐसी ही फैसिनेटिंग इंडियन हिस्ट्री स्टोरीज के लिए
स्टोरी पल्स बाय एसएम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और इंस्पायरिंग हिस्टोरिकल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।